वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो आज आप लोग को सीखना है यहाँ पर 2017 का ये क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर्स का। एकदम बिल्कुल आपको क्या करना है, आराम से सीखना है, समझना है कि कैसे आप समझ पा रहे हैं, किस तरह से सारा का सारा देखिए क्वेश्चन बैंक से आप तैयारी कीजिए। अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया, नहीं भी खत्म हुआ, कुछ बाकी भी है, तो यहाँ से आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपका 100% हो जाएगा। ठीक है यानी 35 में आपका 34 नंबर तो एडजेक्टिव में आएगा ही आएगा। केमिस्ट्री में एकदम फिक्स है, एकदम गारंटी है। कैसे आएगा? वो प्रैक्टिस से आएगा। तो सारा का सारा आप क्वेश्चन बैंक से, और इसका हम लोग PDF भी दे रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे निराला स्टडी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर PDF भी इसका क्या कर सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हम लोग का है 2017 का ए है। ठीक है, 2017 का ए है। देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, यानी विद्युतीय गुण कौन सा प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको एकदम ध्यान रखना है कि विद्युतीय गुण जो होता है, डी ब्लॉक के मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक के मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कहने का मतलब कि डी ब्लॉक का कोई भी अगर ऑक्साइड रहेगा ना, डी ब्लॉक का, तो वो आपका क्या होगा, विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये SiO2 है, तो यानी अर्धचालक है, तो इसका तो होगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर पर निर्भर करता है। उसके बाद ये S ब्लॉक के तत्व है मैग्नीशियम, और ये है आपका SiO2, यानी ये क्या है, अधात्विक है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। तो डी ब्लॉक वाला देखिए Cr यानी क्रोमियम डाइऑक्साइड आपको मिल गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक के मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बेरवेदार ठोस है, यानी एमरफस सॉलिड कौन है, ये पूछ रहा है आपका, यानी अक्रिस्टलीय कौन है। तो अक्रिस्टलीय देखिए आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी क्वार्टज ग्लांस। ठीक है, यानी SiO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में एकदम आपको आराम से समझना है। कह रहा है कि निम्न जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक हम बता रहे हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन कहीं पर भी आए तो वो ट्रिक आप लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर एकदम आराम से कि आयन पता कर लेना है कि किसमें कितना आयन है। जैसे यहाँ पर हम लोग का क्या दिया है, पहला ऑप्शन में ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर 1.0 m सभी में है, देखिए 1.0 m, 1.0 m, 1.0 m। m का मतलब क्या होता है, मोलरिटी होता है, यानी मोलरता होता है। ठीक है, तो ये तो सब में कॉमन है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से देखिए, ये हो गया NaOH, आइए इसको एक्वा सोल्यूशन कर लीजिए। अब ये टूटेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टूटेगा। जब टूटेगा तो ये हो जाएगा आपका सोडियम पर प्लस, और OH पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप इसमें आयन देख लीजिए कि आयन कितना है, आयन को काउंट करना है। आयन इसमें कितना हो रहा है, देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 2 आयन हो गया। यानी जिसकी आयन की संख्या अधिक होगी उसी का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो आपको यहाँ पर सब ऑप्शन को क्या करना है, इस तरह से समझना है। बी नंबर देखिए, बी नंबर कह रहा है Na2SO4, ये है आपका AQ, इसको एक्वा इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाएगा, तो ये टूटेगा आपका, ये हो जाएगा Na प्लस में क्या, SO4। SO4 पर 2 माइनस होता है, और इस पर 1 प्लस होता है। तो देखिए सोडियम इधर 2 है, तो 2 यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो अब यहाँ पर इसका आयन कितना है, 2 है। ठीक है, देखिए क्योंकि ये 2 से गुणा है, तो इसलिए आयन इसका कितना है, 2 है। तो 2 आयन ये हो गया, और 2 ये आयन ये हो गया, तो कितना हो गया, टोटल आयन को काउंट करना है, तो ये 4 आयन हो गया आपका, क्या हो गया, 4 आयन। ठीक है, अब नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन को जांच करते हैं हम लोग। तो सी नंबर क्या दिया है, यानी सी नंबर दिया है आपका NH4 NO3। जब इसको भी एक्वा सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, यानी AQ का मतलब जलीय विलयन होता है, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलाइसिस करना है यानी तोड़ना है। तो जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Na4 प्लस प्लस NO3 पर एगो माइनस। तो इसका आयन गिनिए कितना है, इसमें आयन हो रहा है एक ये और एक, प्लस और माइनस वाला दोनों आयन को क्या करना है, काउंट कर कर लिख लेना है। तो ये हो गया आपका 2 आयन। कितना हो गया, 2 आयन। अब एक ऑप्शन बचा हुआ है, एक ऑप्शन और बचा है डी नंबर, इसको भी देखिए दिया है KNO3 AQ इलेक्ट्रोलाइसिस इसको भी कराया जाएगा। तो ये देखिए टूट जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम और NO क्या 3 हो जाएगा। तो इस पर NO3 पर माइनस होता है और पोटेशियम पर क्या होता है, प्लस। तो इसमें देख लीजिए कि कितना आयन हो गया आपका, इसमें आ गया आपका 2 आयन। तो आयन की संख्या जिसमें सबसे अधिक होगा उसी का क्वथनांक क्या होगा, अधिक हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए किसमें अधिक आ रहा है, तो अधिक आपका आ रहा है बी नंबर। तो बी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। और इसको अगर बनाइएगा तो बहुत झोल है इसमें, इसलिए आपका करेंगे इसी कंसेप्ट से आपका करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बी नंबर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए तब तक इसको आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा कि जिसकी आयन की संख्या अधिक आएगा उसका क्वथनांक क्या होगा, अधिकतम होगा। इस कंसेप्ट को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, सब पर लगेगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 एटीएम है, इस घोल का सांद्रण बताइए। इस घोल का क्या करना है, सांद्रण बताना है, यानी सी बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए खासा आंसर लगा देने से नहीं हो सकता है। इसको एकदम आराम से आप क्या कीजिए, सीखिए और समझिए। तो 4 नंबर का यहाँ पर हल आप देख रहे हैं, 4 नंबर का। तो 4 नंबर का हल देखिए कि कैसे होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। देखिए टेम्परेचर आपको दिया है, यानी टी दे दिया है, कितना टी दे दिया है हम लोग को 300 केल्विन। कितना दिया है, 300 केल्विन दिया है ना। उसके बाद एटीएम दे दिया है, एटीएम का मतलब क्या हो गया, यानी परासरण, यानी पाई का मान दे दिया है। पाई का मान कितना दे दिया है, यानी 0.0821 एटीएम। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या अब आपको निकालना है, तो आपको पाई बराबर फॉर्मूला याद होगा कि पाई बराबर जो फॉर्मूला होता है CR क्या होता है, T होता है। तो R एक क्या है, गैस स्थिरांक है, कांस्टेंट है। इसका भी वैल्यू आप लिख लीजिए। तो इसका वैल्यू देखिए कितना होता है, इसका वैल्यू आपका होता है 0.0821 ही होता है। ठीक है, कितना होता है, 0.0821। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक बार आप देखिए इसको, आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग C बराबर निकालें तो C बराबर क्या हो जाएगा, यानी C बराबर निकाल रहे हैं तो पाई बाटा में होगा ना, पाई बाटा में क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा, पाई बाटा में RT। तो पाई का मान देखिए इसमें कितना दिया है, यहाँ पर देख लीजिए C बराबर हम लोग का फॉर्मूला हो गया पाई बाटा में RT। तो C का मान कितना दिया है, C का तो मान निकालना है, पाई का मान दिया है, तो पाई का मान दिया है 0.0821 और नीचे R का मान होता है 0.0821 और गुणे। अब T का मान कितना है, 300 है, तो 300 रख दीजिए। देख लीजिएगा इधर आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए इतना इजी है क्वेश्चन, ये इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 1/300। तो 1 में हम लोग 300 के कैसे लिख सकते हैं, 1/3 गुणे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर 3 से 1 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.33 और बट्टा में कितना, 100 है, बट्टा में कितना है, 100 है। तो ये 100 से भाग दीजिएगा तो देखिए दशमलव यहाँ पर है ना, तो 2 स्थान के बाद इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.00 ठीक है 33 आपका आंसर हो जाएगा M। ये आंसर होगा, जो कि आप देखिए कि
ये बिहार बोर्ड में थोड़ा सा भी गलती हुआ है कि यहाँ पर एक जीरो नहीं दिया है, जबकि आप बनाएंगे तो आएगा 0.003 m आएगा। ठीक है, तो एक जीरो अपने से आप लोग कर लीजिएगा, यानी डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल नोमेरिकल है और नोमेरिकल को भी बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, यानी कितना मिश्रण में होता है स्थिर क्वाथी में। ठीक है, तो देखिए इसमें होता है आपका 22.2%, HCl होता है 22.2%, और जल पूछे तो आपको क्या करना है, 100 में से आपको 22 पॉइंट कितना करना है, 2 घटा देना है। तो ये देखिए 10 में से 2 गया आपका 8, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 9 में से 2 गया 7, यानी 77 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8। अगर जल का पूछता तो इतना आ जाता, और HCl का पूछ रहा है तो कितना होगा, 22.2%, यानी HCl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होगी, यानी प्राप्त मात्रा क्या होगी, तो प्राप्त मात्रा जो होगी बच्चों यहाँ पर 1 ग्राम समतुल्य होगी। क्या होगी, 1 ग्राम समतुल्य। ठीक है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए परमाणु भार पर कभी निर्भर नहीं करता है, समतुल्य भार पर भी निर्भर नहीं करता है, अणु भार पर भी निर्णय नहीं करता है। मान लीजिए पोटेशियम है तो इसके अणु भार या परमाणु भार पर नहीं करता है, इसकी सक्रिय भार पर निर्भर करता है। इसका मतलब एक क्रियाशीलता क्या है उस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी सक्रिय भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया आपको हम प्रूव कराए हैं। ठीक है, आप जाइए प्ले लिस्ट में और यूनिट 4 का वीडियो आप देखिए, सारा का सारा डाला गया है, आप वहां पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च कर आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो यूनिट 4 का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धवायु पूछ रहा है, तो जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका क्या, ये हो गया ए और ये हो गया आपका क्या पी। तो ये जो होता है नो T1/2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, यानी T1/2 यानी अर्ध आयु का ये समानुपाती होता है क्या, ए। तो ए कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए पहला ही हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है, उत्प्रेरक क्या है, एक वस्तु है, वो क्या कर सकता है। तो देखिए उत्प्रेरक का काम ही होता है किसी भी अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ाना या तो क्या घटाना, या तो घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है। तो आइए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक उत्पाद के साम्य अवस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, नहीं। ठीक है, प्रतिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, यहाँ पर कर देता होगा। ठीक है, कर देता होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। तो इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के समय को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि अभिक्रिया तो जल्दी संपन्न करा देगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सल्फाइड एक्सको का सामान्यतः से डैश डैश से संकेंद्रित करते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सल्फाइड एक्स का सांद्रण हम लोग किस विधि से करते हैं, यानी उसका सर सफाई जो है किस विधि से किया जाता है। तो कोई भी अगर सल्फाइड का एक्स आ गया तो उसको झाग उत्प्लवन विधि या फेन उत्प्लवन विधि से ही क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी फेन उत्प्लावन विधि या इसी को झाग उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक अगर आप
पूरा वीडियो देख लिए हैं तो पूरा एकदम 100% देखिए, ठीक है। टोटल आप क्वेश्चन को समझिए, समझते हुए चलिए और सीखते हुए चलिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, और बोर्ड पर लिखने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा। हम क्वेश्चन में एक ले लिए हैं, ठीक है, और इसी से हम बोल कर आपको बता रहे हैं, एकदम आराम से समझिएगा। देखिए कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में त्रिभाषमीय कौन है। त्रिभाषमीय कौन है? तो त्रिभाषमीय के लिए, ठीक है, त्रिभाषमीय के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिभाषमीय पहचाना कैसे जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर। तो पहले आप समझिए कि ऑप्शन इसका क्या होगा, डी होगा। लेकिन डी होगा तो कैसे होगा, इस चीज पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए H3 और ये हो जाएगा आपका PO4। तो जब इसका हम लोग संरचना बनाएंगे तो देखिए संरचना इसका कैसे बनता है, P है तो P को क्या करेंगे आप केंद्र में लेंगे। ऑक्सीजन आपके पास कितना है, 4 गो, तो 4 गो क्या करेंगे आप ऑक्सीजन को इस तरह से जोड़ देंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड से। हाइड्रोजन कितना है, 3 गो, तो 3 हाइड्रोजन आप क्या कीजिए किसी ऑक्सीजन के पास, कोई भी ऑक्सीजन के पास, तीनों के पास क्या कीजिए H को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका देखेंगे तो आपका इसका पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और फास्फोरस क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, यानी इसका संरचना इसी तरह से होगा। आपको बिल्कुल हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि आप देख लीजिए कि OH कितना है इसमें, जितना आपको OH दिखाई दे दिया ना उसी को बोला जाता है क्या, त्रिभाषमिकता। यानी भाषमिकता किसे बोलेंगे, OH को ही बोला जाता है। तो कितना है, 1 2 3 गो, तो 3 गो है तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभाषमिकता हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 11 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि व्हाइट फास्फोरस अणु में इनमें से क्या सही नहीं है। तो इनमें से क्या सही नहीं है ये बताना है आपको। तो पहले हम 12 नंबर क्वेश्चन का आपको हम इसका संरचना बनाते हैं कि व्हाइट फास्फोरस का संरचना होता कैसे है। एकदम आराम से देखिएगा और सीखते हुए चलिएगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि व्हाइट फास्फोरस, तो व्हाइट फास्फोरस का संरचना कैसे होता है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। व्हाइट फास्फोरस ऐसे ही, तो इसका आंसर पहले आपको बता दें हम कि इसका आंसर जो होगा ये होगा, लेकिन कैसे होगा इस चीज को आप समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हो गया P P P और ये हो गया P, एकदम इसका बर्फी आप देखे होंगे उसी के तरह इसका क्या होता है, संरचना बनता है। इस तरह से बना लीजिएगा और एक बीच में ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर, और यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाइट फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है। कह रहा है कि क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन जो दिया है कह रहा है कि 6P, यानी 6P सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखिए 6 नहीं होता है, गिनिए 1 2 3 और ये क्या 4, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को गलती चुनना है। क्या चुनना है, गलती चुनना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप चौथा देखेंगे तो चौथा ऑप्शन दिया है 4P सिंगल बॉन्ड होता है, तो 4P तो सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, ये तो सही है। उसके बाद 4 लोन पेयर है, तो 4 लोन पेयर भी है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद एक चीज और यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखें कि इसका जो कोण होता है ना P, और इसका जो कोण होता है ये 60 डिग्री का होता है। अगर हम ऐसे कहें इस तरह से, तो इसका देखिए ये जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इसमें चौथा में दिया है कि बॉन्ड का कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसमें हम लोग को कौन सा छटना था, इनमें से कौन नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होगा, यानी 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 गो P बॉन्ड नहीं बनाता है, 4 गो बना रहा है। बीच वाला को छोड़ दीजिएगा, ये किनारे वाला को गिन लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 का आपका कौन सा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आप आराम से समझेंगे कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण तत्वों का, पहले तो आप ये समझेंगे कि संक्रमण तत्व कहते हैं किसे। संक्रमण तत्व उसे कहते हैं जिसका d ऑर्बिटल पूर्णतः भरा ना हो, कुछ ना कुछ खाली हो, कुछ ना कुछ रिक्त हो, ठीक है, उसी को d ऑर्बिटल कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है।
तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 13 नंबर। तो इसका देखिए पहले हम आपको बता रहे हैं कि फार्मूला क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा n-1 d, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। ये हो जाएगा ns 1 से लेकर 2 तक, या 0 से लेकर भी 2 तक दे देता है। तो ये हो जाएगा आपका, या एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इसी फार्मूला को कैसे दिया है, देखिए ns 1 से लेकर 2 तक, n-1 d 1 से लेकर क्या 10 तक। ये दोनों फार्मूला आपका क्या है, सही है। ये आपका एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा और ये किसी भी साइड बुक में या भारतीय वन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि यही दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखिएगा तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन 14 नंबर जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस क्वेश्चन को चारों ऑप्शन को हम लोग को देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो इसको आप आराम से सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे हो रहा है और किस तरह से आप समझ पा रहे हैं। देखिए चारों ऑप्शन को हम आपको पहले लिख देते हैं, एकदम आराम से देखिए। यानी पहला ऑप्शन जो दिया है आ रहा है ना जी, 3D क्या दिया है, 5 दिया है। दूसरा ऑप्शन जो दिया है 3D2 दिया है, और सी नंबर जो दिया है 3D7 दिया है, और चौथा जो है 3D क्या है 9 है। एकदम आराम से इसको आप समझेंगे और समझते हुए चलेंगे, ताकि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और रट्टा मारिएगा बोरा में जाएगा, महंगा चालान कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप आराम से समझिए। देखिए सबसे पहले ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण के मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण यानी इसको म्यू से सूचित करते हैं। और म्यू बराबर फार्मूला जो होता है n इंटू एन प्लस क्या होता है 2 होता है, n इंटू एन प्लस क्या होता है 2 होता है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर n का n क्या है, n ये तो समझना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यानी नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर, आप ऑप्शन को पहले बनाएंगे इस तरह से। हम लोग डी में कितना दिया है, डी में कितना बॉक्स होता है, 5 गो होता है, बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, 5 गो हो गया। डी पर कितना दिया 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 गो दिया है ना। एकदम आराम से देखिए 5 गो आपका दिया है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल यानी आधा भरा हुआ कितना आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, 5 गो। तो n बराबर यहाँ पर कितना हो गया, n बराबर आपका हो गया 5। तो अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे क्या निकालने के लिए, म्यू निकालने के लिए, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए जब फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, n इंटू एन प्लस 2। तो n का मान कितना है, n का मान देखिए 5 आ गया। तो 5 इंटू n का मान फिर कितना 5 प्लस 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 35। अब 35 का आप वर्गमूल निकालिएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका 5.92। कितना आएगा 5.92 bm। bm का मतलब क्या हो गया, बोर मैग्नेट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हम लोग निकालेंगे, तब पता चलेगा कि किसका होगा आंसर। देखिए अब इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितना है 2 गो। तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर आपका 2 हो गया। तो जब n बराबर 2 हो गया तो म्यू बराबर निकालिए आप। तो म्यू बराबर फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2। तो n का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, और 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 आइए जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, तो कितना हो जाएगा 8। 8 का जब तोड़िएगा तो 2 रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट कितना आ जाएगा 2। तो 2 रूट 2 का वर्गमूल कितना होता है 1.41 होता है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2 4 दूनी 8, ये 2,
यानी 2.82 BM हो जाएगा। एकदम इसको आराम से समझना है, ठीक है। इसी तरह इसको भी निकालेंगे, तब पता चलेगा क्वेश्चन में कि आपका आंसर कौन सा होगा। ऐसे घबराने से थोड़ी ना हो जाएगा, थोड़ा दम लगाना पड़ेगा आपको। अब देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें 5 गो पहले भरना है, 1 2 3 4 5, 5 गो हो गया। 5 इस पर 7 आया है, तो 1 6, एक कितना हो गया 7। अब इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितना है, 3 है, यानी n बराबर हमको पता चल गया 3। पहले n पता करेंगे तब तो म्यू पता करेंगे, चुंबकीय घूर्ण। तो यहाँ पर n का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, 3 2 कितना हो गया 5, 5 3 5 15, यानी 15 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 15 का निकालिएगा तो इसका आ जाएगा 3.92 BM बोर मैग्नेट, ठीक है। अब एक और रह गया है, इसमें आपको भागना नहीं, एकदम आपको ट्रिक भी बताएंगे। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं बिना ये बनाए हुए, लेकिन कंसेप्ट को जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन देखेंगे और आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितना भरा हुआ है, यानी कितना आधा भरा हुआ है, तो 1। तो n बराबर कितना हो गया 1। फार्मूला लगाएंगे हम लोग, म्यू बराबर फार्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 2, n इंटू एन प्लस 2। तो यहाँ पर 1 और 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा, और √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है BM। अब आते हैं हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को एकदम गौर से पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम है, तो चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम है, तो चुंबकीय आघूर्ण सारा का सारा हम निकाल दिए हैं। आप देखिए चुंबकीय आघूर्ण किसका अधिक है, इसी का अधिक है, 5.92 आया है। ये सब का तो क्या है, कम है उससे, ये यहाँ पर एक आया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये सबसे क्या है, अधिक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो उसके बाह्यतम कक्षा में 3D5 होगा। अब देखिए इतना निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा अगर आप समझ ले तो देखिए जिस पर अधिक आएगा ना, मैंने कहने का मतलब ये है कि जिसका अधिक हाफ फील्ड ऑर्बिटल आएगा उसी का क्या होगा, आपका आंसर ज्यादा होगा। तो ये कैसे पता करेंगे, देखिए इसको पता करने के लिए ट्रिक क्या है कि डी में हम लोग जानते हैं कि 10 गो होता है, इसमें कितना है 5 गो है, तो 5 गो लेस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए डी में कितना होता है, डी में आपका कितना होता है 10 होता है, और 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आप बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब 8 गो आ गया ना तो ये 8 गो नहीं होगा इसका, यानी 5 से अगर कम रहेगा, किसी पर अगर 5 से अगर कम रहेगा या 5 तक रहेगा तो उसका वही आप ले सकते हैं n का मान। ध्यान दीजिएगा हमने क्या कहा कि अगर 5 से यानी 1 से लेकर 5 तक रहेगा तो n का वैल्यू वही ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 5 से कम आ गया, ठीक है, 5 से कम आ गया, ठीक है, तो 5 से कम भी आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 आया है तो 2 आया है तो इसमें 2 हो जा रहा है, इसमें 7 आया तो 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 से क्या हो गया, अधिक हो गया, तो 5 से अधिक हो गया तो आपको 10 में से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो 10 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। तो इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें देखिए 10 9 आ रहा है तो क्या 9 हो जाएगा, नहीं। अब 10 में से 9 घटा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। n का वैल्यू इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर 1 से लेकर 5 तक अगर आ रहा है डी पर तो वही हो जाएगा, जो आ रहा है वही हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है तो ये भी हो जाएगा, n का मान इसमें कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 से कम है 2 है तो n का मान उतना ही हो रहा है, लेकिन क्या 7 आ रहा है तो 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 10 में से आप क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा, अधिक आएगा तो 10 में से 7 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, आ जाएगा। और यहाँ पर 10 में से 9 घटाइएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कंसेप्ट मैंने इतना निकालने की झंझट ही नहीं रहेगा, आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी ए हो जाएगा एकदम बिल्कुल 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या आयन में क्या होगा। तो इसका आंसर तो 36 हो जाएगा, लेकिन इसको भी समझेंगे कि कैसे होगा, क्योंकि 2017 में बहुत सा टॉप क्वेश्चन दिया है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए कौन सा, हाँ 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है COEN का होल ट्वाइस Cl2 और इस पर एक आपका क्या है प्लस है, इसमें निकालना है प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या निकालना है। क्या निकालना है, प्रभावी परमाणु संख्या निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर प्रभावकारी, इसी को भी बोला जाता है या प्रभावी भी बोल सकते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव पर एटॉमिक नंबर NU। ठीक है, अब इसको संक्षिप्त में देखिए E, A और N बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संक्षिप्त में क्या बोल सकते हैं, EAN। तो EN बराबर एक फार्मूला होता है, आपको हम यहाँ पर बता दें एकदम आसानी से कि ये होता है Z, ठीक है, माइनस ON यानी ऑक्सीडेशन नंबर, और इसमें क्या होता है प्लस 2 गुणे होता है CN। क्या होता है, 2 गुणे CN होता है। तो देखिए केंद्रीय धातु का ही निकाला जाता है, तो केंद्रीय धातु कितना है 27 है, तो 27 लिख लेंगे, माइनस ON कैसे पता करेंगे कि इसका कितना है, तो इसका देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो यहाँ पर कैलोरीन है, कैलोरीन को 2 रुपया चाहिए और 1 रुपया यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है, ठीक है, तो इसका होगा कितना +3 होगा जब ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो, ठीक है। अब प्लस 2 गुणे इसमें देखिए कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, और फिर प्लस यहाँ पर देखिए 4 होगा, यहाँ पर CN की वैल्यू कितना होगा, क्यों, क्योंकि EN जो है ना ये 4 को क्या करता है, उप सहसंयोजन संख्या होता है। CN का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आप प्लस 2 गुणे कैलोरीन का कितना होगा 2 होगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल आराम से। देखिए 27 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 24, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस, यहाँ पर घटा दे तो प्लस नहीं होगा, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 दूनी कितना 4। इसको जब हल करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 36, यानी आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। या यहाँ तक आपको हम बता दें कि अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं, ऑप्शनल आया है, तो देखिए प्रभावी परमाणु संख्या कोई भी होगा ना तो वो अक्रिय गैस वाला होगा। तो अक्रिय गैस वाला देखिए कौन है, 27 तो होगा नहीं, 33 अक्रिय गैस है कोई नहीं है, 35 है नहीं है, आपका 36 जो है वो क्या होता है अक्रिय गैस होता है, क्योंकि प्रभावी परमाणु संख्या यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है अक्रिय गैस के क्या होता है निकटतम होता है। तो कोई भी अगर आपको अक्रिय गैस दिया है तो आप वहां पर टिक लगा सकते हैं बिना बनाए हुए, ठीक है, झंझट नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपका क्वेश्चन 17 नंबर जो दिया है, 17 नंबर कह रहा है कि गिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ अभिक्रिया करते हैं। तो गिग्नार्ड अभिक्रिया के लिए आपको पता होगा कि गिग्नार्ड में क्या होता है RMg और क्या X होता है। तो X में मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, देख लीजिए ऑप्शन में X हाइड्रोजन ग्रुप का कोई तत्व दिया है कहीं पर, हाँ दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन में सी में, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। कैसे हम लोग पता किए, ये गिग्नार्ड अभिक्रिया है, गिग्नार्ड अभिक्रिया में X होता है, X का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये क्या होता है आयोडीन। इस चारों में से कहीं पर अगर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करें। तो अंतर जांच करना है, टेस्ट करना है
तो टेस्ट करने के लिए देखिए ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी किया जाता है, लुकास प्रतिकारक विधि द्वारा भी किया जाता है, अब विक्टर मेयर परीक्षण या एक होता है हॉट कॉपर टेस्ट, उससे भी इसका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का पहचान किया जाता है। बिल्कुल आपको पढ़ाए हैं हम, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा 18 का ऑल यानी डी हो जाएगा सभी। इसको आप ध्यान रखेंगे, एक होता है हॉट कॉपर, ठीक है, टेस्ट, ये भी आप लिख लीजिएगा नोट बनाकर, इससे भी किया जाता है। ये 3 तो ऑप्शन में दिया ही है। एक हॉट कॉपर टेस्ट होता है, इससे भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है या sp2 होता है या sp3 होता है या sp का दिया है dsp2 होता है। तो इसमें कौन होगा, देखिए तो सबसे पहले कार्बोनिल का आपको बात समझ में आना चाहिए कि कार्बोनिल का संरचना बनता कैसे है। कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, एकदम आराम से देखिए। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, या इसी को कीटोन समूह भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कीटोन समूह। इस तरह से ये हो जाएगा सिग्मा सिग्मा, एगो पाई, ठीक है। तो 3 गो सिग्मा आ गया ना, 3 गो आ गया सिग्मा, ये क्या होता है, sp2 होता है। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो 20 का आंसर आप मिला लीजिएगा कौन सा होगा, 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 20 का बी नंबर। नेक्स्ट अब देखिए कह रहा है कि प्रतिक्रिया को कहा जाता है, एक प्रतिक्रिया दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में, 21 नंबर क्वेश्चन में एक प्रतिक्रिया दिया है RCOCl प्लस में H2, ये प्लेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में दिया है। कह रहा है कि RCHO प्लस में क्या है, तो इस अभिक्रिया को यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी रोजेंड-मुंड प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रोजेंड-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। रोजेंड-मुंड अभिक्रिया भी हम पढ़ाए हैं, इसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। अब देखिए निम्नलिखित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, तो केनिजारो अभिक्रिया में वही गुजरेगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन विहीन होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि किसके पास होगा और किसके पास नहीं होगा। 2 ऑप्शन आपको हम जांच करा देते हैं। वो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में पहला एक ऑप्शन आपको हम जांच कराते हैं। देखिए CH3 है, ये हो गया CHO हो गया, ये देखिए ये क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा, और उस अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यानी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इसमें 3 है। देखिए ये क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन रहेगा उसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर अगर आपका जुड़ा हुआ है कौन सा, हाइड्रोजन, तो उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें तो 3 गो हो गया ना, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 गो हो गया। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उसी को बोला जाता है क्या, यानी बोला जाता है उसी को आपको केनिजारो प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, अब ये हम ए आपको जांच करके बता दिए, और ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है HCHO। अब देखिए ये है आपका क्या, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह से कोई कार्बन है, नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये हम बी नहीं डी लिए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। यानी केनिजारो अभिक्रिया में बिल्कुल सिंपल से आपको ध्यान रखना है ये चीज कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और अल्फा हाइड्रोजन आप समझ गए कि कैसे निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक समूह से अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो उसी को बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन बोल देंगे, तो यहाँ पर नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए कह रहा है कि भस्मीयता का घटता हुआ क्रम, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, यानी पूरा छोटा, ठीक है।
तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी आपका आंसर जल्दी से हो जाएगा। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो अभिक्रिया का जो होता है, ठीक है, उसको आप किस तरह से समझेंगे, यहाँ पर एकदम आराम से समझिए कि किस तरह से हो रहा है और किस तरह से आपको क्या करना है, समझना है। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या यहाँ पर ध्यान रखना है, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से कि घटता हुआ क्रम जो इसका होता है, घटता हुआ क्रम। अब देखिए भस्मीयता के कहा है तो ये जल के लिए है, क्या है, जल के लिए, जल के लिए, जल के लिए। ये गैस के लिए अलग हो जाता है। तो जल के लिए क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, और उसके बाद होता है क्या, NH3 अमोनिया गैस। तो सबसे डिक्रीजिंग किस में होगा, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो सबसे अधिक 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या होता है 1 डिग्री, और सबसे कम क्या होता है आपका अमोनिया गैस में होता है। अगर यही कह दे गैस के लिए, तो गैस के लिए अगर कह दे गैस के लिए, तो प्यारे बच्चों ये हो जाता है, पहले गैस के लिए आपका हो जाएगा 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। तो 2 डिग्री सबसे अधिक होगा और उसके बाद 3 डिग्री और उसके बाद क्या 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए बिल्कुल अब सिंपल से क्वेश्चन आ गया आपका, कह रहा है कि एनिलीन एवं एसिटिल एल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, क्रिप्स बेस बनाता है। तो ये हो जाएगा 24 का हो जाएगा आपका डी नंबर एकदम। फिर 25 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित सुक्रोज में सबसे मीठा कौन होता है। तो मीठा जो होता है आपको यहाँ पर हम बता दें कि मीठा का जो है वो होता है फ्रुक्टोज में, ठीक है, फ्रुक्टोज में। 26 नंबर का रहा है एंजाइम क्या है। तो एंजाइम सारा का सारा एंजाइम में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो 26 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 26 का यानी 25 का आपको बताएं, 25 का देखिए डी हो जाएगा, 25 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 26 का कौन सा हो जाएगा, 26 का भी डी ही होगा। 26 का कौन सा होगा, डी होगा, 26 का डी होगा। अब देखिए सबसे ज्यादा मीठा पूछा है, तो सबसे ज्यादा मीठा कौन कौन होता है, इसका हम आपको क्रम में लिख देते हैं। एकदम आप क्या कीजिएगा, क्रम को याद कर लीजिएगा। देखिए क्रम किस तरह से आपको लिखना है, एकदम आराम से। पहले फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, उसके बाद आता है आपका सुक्रोज, सुक्रोज, उसके बाद आ जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया है, उसके बाद दिया है आपका सुक्रोज, उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका लैक्टोज है, लैक्टोज, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा मीठा का जब बात कहें ना, ये क्या है, सुक्रोज है ना, सुक्रोज, सुक्रोज। देखिए सबसे ज्यादा फ्रुक्टोज में होता है, उसके बाद सुक्रोज में होता है, उसके बाद ग्लूकोज और उसके बाद क्या होता है, लैक्टोज। यानी सबसे ज्यादा पूछे तो कौन सा हो जाएगा, फ्रुक्टोज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। तो ये आइसोप्रीन का है, यानी 27 का कौन सा हो जाएगा, यानी 27 का हो जाएगा बी। 27 का कौन सा हो जाएगा, बी। 28 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। तो क्लोरोफेनिलकॉल होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, थोड़ा फास्ट बनाए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्यारे बच्चों शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। आप लोग की प्यार की आवश्यकता है, और हम लोग तो 100% मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।